गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर की वेटेज है 5 मार्क्स। वेटेज 5 मार्क्स और चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। So anybody knows what we mean by the word dual nature? Here, what is the meaning of word dual nature? Please raise your hands. What is the meaning dual nature? Dual. Dual here means yes, Isha. पार्टिकल दो नेचर फॉलो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल। Yes, particle nature and wave nature. So यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम dual nature से, हमारा मतलब है particle nature as well as wave nature. Particle nature and wave nature. और बच्चों मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, आप देख रहे हैं चैप्टर के नाम में, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशंस मींस yes Gunjan, any doubt please write in chat section. What is the meaning of dual nature, or what is the meaning of word radiation here? Radiations. Radiations means radiations here means light rays, electromagnetic waves. Radiation वर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 7 टाइप थी, जिसमें से एक टाइप थी विजिबल रेज। तो स्पेशली उस विजिबल रेज को हम रेडिएशंस कहते हैं, जिसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बच्चों इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि इस रेडिएशंस की नेचर डुअल नेचर है, दो नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम वेव नेचर को प्रूव करते हैं, जैसे रेडिएशंस शोज सम एक्सपेरिमेंट्स, these are these are polarization, interference and diffraction. Polarization, interference and diffraction, ये तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट रेडिएशंस ईएम वेव्स शो करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, और इनसे प्रूव होता है कि रेडिएशंस की नेचर वेव नेचर होती है। रेडिएशन हैव वेव नेचर। इनसे प्रूव होता है कि लाइट रेडिएशंस की नेचर वेव नेचर होती है। बच्चों कैसे प्रूव हो जाता है, तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। वहाँ मैं आपको बताऊंगा इन सब एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स, और उनसे प्रूव होगा कि लाइट रेडिएशंस वेव नेचर है, वेव की तरह बिहेव करती हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूरा चैप्टर मेनली उसी एक्सपेरिमेंट पर डेडिकेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में सुना होगा, 11th केमिस्ट्री में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने किया, और इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जो थे, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उनसे ये प्रूव हुआ कि रेडिएशंस की नेचर पार्टिकल नेचर है, यानी रेडिएशंस भी पार्टिकल की बनी होती है। जैसे हम देखते हैं यूनिवर्स में हर एक चीज एटम की बनी हुई है, हमारा पेन, कॉपी, रूम, बुक, हर चीज एटम से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है। ऐसे ही रेडिएशंस भी पार्टिकल से बनी हुई हैं, बट वो पार्टिकल एटम्स नहीं होते, वो थोड़े डिफरेंट पार्टिकल हैं, उन्हें फोटॉन्स कहते हैं, या फिर उन्हें क्वांटम कह देते हैं, क्वांटम। तो लाइट रेडिएशंस मेड अप ऑफ पैकेट्स और पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटम्स, ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया
अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें ये कैसे प्रूव हुआ, ये कैसे सामने आया कि लाइट रेडिएशंस वेव नेचर पार्टिकल नेचर होती हैं। और जब हम वेव ऑप्टिक्स करेंगे तो हम इन 3 एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ स्टडी करेंगे जिससे प्रूव होगा कि लाइट नेचर पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है बच्चों, तो वेव नेचर के बारे में और पार्टिकल नेचर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। इस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में बताया गया कि लाइट रेडिएशंस हो या कोई भी मैटर हो, देखिए यहाँ चैप्टर के नाम में वर्ड है मैटर और रेडिएशन, चाहे लाइट की रेडिएशंस हो चाहे मैटर हो, इन सब की नेचर डुअल नेचर होती है। डुअल, ये दो नेचर शो करते हैं, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी। कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसमें लाइट रेडिएशंस वेव की तरह बिहेव करती हैं और वेव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें लाइट रेडिएशंस पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल नेचर को सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए कहा गया द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर ये होता है कि ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे लाइट की वेव नेचर प्रूव होती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। और किस एक्सपेरिमेंट से लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है, तो ये वाले एक्सपेरिमेंट हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है। ओके, सो यस निधि, एनी डाउट? आओ बाती ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ आओ बाती। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद हमारे पास आता है डुअल नेचर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में समझना है और समझना है कैसे लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है, और दूसरे पार्ट में हमें डी ब्रोगली के डुअल करेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पहले स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड वेव नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स। सो डी ब्रोगली hypothesis. So according to the de Broglie, moving matters have dual character. According to the de Broglie, moving matter have dual character. According to de Broglie, moving matter have dual character. तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहला वर्ड है कि मूविंग मैटर होना चाहिए, तभी ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस शो होगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, मूविंग मैटर हैव डुअल करेक्टर। दे शो बोथ दे शो बोथ wave nature and particle nature. They shows both wave nature and पार्टिकल नेचर। तो मूविंग मैटर्स में दोनों ही नेचर्स होती हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ऐसा डी ब्रोगली का कहना है। वेव नेचर शो होने के लिए मोशन जरूरी है, मोशन।
ठीक है, मोशन होना जरूरी है वेव नेचर के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शो होता है कि लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है। अभी डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस में कहा जा रहा है मूविंग मैटर हैव द डुअल कैरेक्टर, दे शो बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो जब कोई मैटर मोशन में होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। सो हम लिख सकते हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स is called de Broglie wavelength। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे उस वेवलेंथ को? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जब कोई पार्टिकल मोशन में हो और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वो वेव की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी उसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। अब डी ब्रोगली ने यहाँ पर इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने कहा कि वो जो वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय पी। लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय पी। यहाँ पर एच सिंबल का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पर पी सिंबल का मतलब है मोमेंटम, यहाँ पर पी सिंबल का मतलब है मोमेंटम, और यहाँ पर एच सिंबल का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा सिंबल का मतलब है डी ब्रोगली वेव लेंथ। Lambda symbol is for de Broglie wavelength. So de Broglie wavelength is equal to lambda equals to h divided by p. Lambda equals to h divided by p. p मोमेंटम है। अब बच्चों मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। p इज इक्वल टू mv। सो हम लिख सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h divided by mv। लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। वो वेवलेंथ जब कोई पार्टिकल मोशन में हो और वेव की तरह बिहेव करें तो उसकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv। अब बच्चों यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ के हमें इतना पता लगता है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मूविंग पार्टिकल्स वेव करेक्टर शो करते हैं, वो वेव्स की तरह होते हैं। तो एक क्वेश्चन क्रिएट होता है इस बात को समझ के। क्वेश्चन है डे टू डे मूविंग ऑब्जेक्ट्स, डे टू डे मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, बस do not seem to have wave character। Why? डी ब्रोगली ने कहा हर मूविंग ऑब्जेक्ट वेव करेक्टर शो करता है, लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स को देखें, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, कोई कार बस कुछ भी मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि ये एक वेव है। वेव का मतलब होता है प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ओनली, सिर्फ एनर्जी का चलना। लेकिन यहाँ तो कार हमें एक पार्टिकल की तरह लगती है, यहाँ पर कार बस का मोशन एक वेव की तरह का मोशन तो नहीं लगता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या फिर डी ब्रोगली हमें क्या कहना चाहते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कोई बॉडी वेव करेक्टर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? राइट आंसर श्वेता। सो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ये कार एक वेव करेक्टर शो नहीं करेगी? तो उसका रीजन क्या है? हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम सिर्फ, और सपोज वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और 1 kg की 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस मोशन से उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो होगी h/p। h/p, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34, और p मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो मास यहाँ पे 1 kg है, वेलोसिटी यहाँ 1 है, तो 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया। सो ऐसे ऑब्जेक्ट की डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पर आ गई है हमारे पास। डी ब्रोगली वेवलेंथ is equal to 6.63 10⁻⁻34 मीटर। बच्चों ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आप देखते हैं कि बहुत स्मॉल है, 10⁻⁻34 मीटर में ये वेवलेंथ आ रही है, तो ये वेवलेंथ बहुत बहुत कम है। डी ब्रोगली वेवलेंथ 10⁻⁻34 मीटर की रेंज में आ रही है। सो दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल, this wavelength is so small that it is beyond any measurements. It is so small that it is beyond any measurements. ये वेवलेंथ इतनी कम है, इतनी कम है कि ये किसी भी मेजरमेंट रेंज में नहीं आ सकती है। हम इतनी स्मॉल वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई गैजेट नहीं है, डिवाइस नहीं है जो इतनी कम वेवलेंथ को मेजर करें। अब देखिए आप एक एग्जांपल से समझिए, हम हमारी आईज, ह्यूमंस आईज विजिबल रेज को डिटेक्ट करती हैं, उसी को हम देखते हैं, और वो विजिबल रेज की जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसका मतलब हम जिस वेवलेंथ को देख सकते हैं वो 10⁻⁻9 मीटर की रेंज में है। नैनोमीटर मतलब -9, और ये वेवलेंथ 10⁻34 आ रही है, तो ये इतनी स्मॉल है कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जब एक कार, बस, कोई भी डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, वो वेव करेक्टर तो शो करता है, वेव की तरह तो बिहेव करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा स्मॉल होती है कि हम उसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और हमें लगता ही नहीं है कि उसका एक वेव करेक्टर है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों हम चलते हैं इस बात पर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, h/p। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ का ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे है, इस बात को समझते हैं। देखिए डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जब लाइट रेडिएशंस किसी सरफेस पर फॉल करती हैं, मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पर लाइट की रेडिएशंस फॉल कर रही हैं आकर, ठीक है, तो उन लाइट रेडिएशंस में कुछ एनर्जी होती है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट रेडिएशंस पार्टिकल्स की बनी होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लाइट रेडिएशंस पार्टिकल्स की बनी होती हैं, और उन पार्टिकल्स में को फोटॉन्स कहते हैं, और एक फोटोन में एनर्जी होती है h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। दिस इज एनर्जी कैरिड बाय वन फोटोन, वन पार्टिकल, h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये लाइट रेडिएशंस पार्टिकल की फॉर्म में जा रही हैं और सरफेस को स्ट्राइक कर रही हैं, और रेडिएशंस में एनर्जी है h मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जैसे ये रेडिएशन सरफेस पे फॉल करती हैं, सरफेस इन रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि फोटॉन्स इस सरफेस पर पहुंचे, लाइट पार्टिकल इस सरफेस पे पहुंचे और डिस्ट्रॉय हो गए कंप्लीटली। अब उन फोटॉन्स में जो एनर्जी थी वो सारी एनर्जी सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली। अब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अब देखो बच्चों, आइंस्टाइन ने
अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी मास कुछ भी मास डिस्ट्रॉय होता है तो उस मास के डिस्ट्रॉय होने से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी होती है मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर के इक्वल, m मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर, mc स्क्वायर। अगर m मास डिस्ट्रॉय हो रहा है देन इट प्रोड्यूसेस एन एनर्जी विच इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इतनी एनर्जी। तो ये एनर्जी मास के डिस्ट्रॉय होने से प्रोड्यूस होती है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब देखो फोटॉन्स जब इस सरफेस पे फॉल कर रहे थे, फोटॉन्स के पास एनर्जी थी H मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जब वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गए तो अगर उन फोटॉन्स का मास m है तो उन्होंने उस सरफेस को एनर्जी दी होगी एम सी स्क्वायर। अब ये दोनों ही एक तरह से फोटॉन्स के थ्रू आने वाली एनर्जी थी, सो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं स्पीड बाय वेवलेंथ, c बाय लैम्डा इज एम सी स्क्वायर। और देन वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय एम सी स्क्वायर, and then we get lambda equals to h by mc, h by mc, and mc is the momentum of the light particle, क्योंकि mass into velocity momentum होता है, so mass into velocity is momentum, so m multiplied c is equal to p। तो बच्चों मैं इस टॉपिक को एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें आपको समझाया है कि लाइट रेडिएशंस पार्टिकल्स की बनी होती हैं, ऐसा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट रेडिएशंस पार्टिकल्स की बनी होती हैं। उन पार्टिकल्स में उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। एक फोटोन में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला है एच मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अब जब रेडिएशंस एक सरफेस पे फॉल होती हैं तो फोटॉन्स सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मतलब कि फोटॉन्स में जो एनर्जी थी वो सरफेस को ट्रांसफर हो गई। अगर उन फोटॉन्स का m मास है तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग m मास डिस्ट्रॉय होने पर एम सी स्क्वायर एनर्जी बननी चाहिए, और फोटॉन्स की एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोटॉन्स के पास h इंटू न्यू एनर्जी थी, तो वो एनर्जी सरफेस को मिलनी चाहिए। अब हमने बच्चों इन दोनों एनर्जीज को इक्वल रख दिया है, एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और न्यू को हमने सी बाय लैम्डा पुट कर दिया है। सी से सी हम कैंसिल कर देते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू एच सी बाय एम सी स्क्वायर आ जाएगी, सो ये एच बाय एम सी हो जाएगा। और मास को स्पीड से मल्टीप्लाई करने को हम मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा एच डिवाइड बाई पी, where p is momentum, m into c mass into velocity बन रहा है which is momentum। So in this way we get this formula lambda equals to h by p momentum। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हर मूविंग मैटर का नेचर डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और वेव जो मूविंग ऑब्जेक्ट से बनती है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है एच बाई पी। पी मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स वेव करेक्टर शो नहीं करते हुए दिखते, क्योंकि उनसे बनने वाला वेवलेंथ इतना इतना स्मॉल है कि वो किसी भी मेजरमेंट के दायरे में नहीं आता है, इट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। ठीक है, तो इसलिए वो हमें वेव करेक्टर शो नहीं करते। और ये एक मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी का। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में आगे। अब हमें बच्चों एक डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ in terms of kinetic energy। डी ब्रोगली वेवलेंथ टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यहाँ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम पढ़ रहे हैं वो मोमेंटम की टर्म्स में है, एच बाई पी, पी मोमेंटम है। अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बनाना है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हमें डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन बनाना है। तो उसके लिए हम एक रिलेशन बनाते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो बच्चों रिलेशन होता है मोमेंटम इज इक्वल टू 2m k अंडर द रूट वेयर m इज मास एंड k इज काइनेटिक एनर्जी। सो ये रिलेशन होता है मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में। So as a result, lambda becomes h by 2mk under the root. So this becomes relation between de Broglie wavelength and kinetic energy. तो अभी हमें इसमें समझना होगा कि ये वाला रिलेशन, थर्ड रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कैसे आया है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ थोड़ी सी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स एम वी स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दें देन 2m k is m multiplied mv square. So we get 2m k is equal to m square v square. ठीक है, ये बन जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 2m k is equal to mv होल स्क्वायर। अब mv मोमेंटम है तो उसको हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी एम वी इज मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी कह सकते हैं। सो 2m k इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड देयर फोर पी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2m k, अंडर द रूट ऑफ 2m k। सो इस तरह से मैंने p की वैल्यू को यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ 2m k पुट किया है यहाँ पर। और ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इज एच बाई पी। और ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो हमें अब यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ of charge particle q accelerated by potential v. So de Broglie wavelength of charge q accelerated by potential v, ये हमें डेरिवेशन करनी होगी एक। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और अब मैंने इनमें से एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया। ये अब बच्चों ये मेरे पास प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है और ये प्लेट बी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इस स्पेस में रख देंगे, इन दो प्लेट्स के बीच में सपोज एक क्यू चार्ज रख देंगे, तो वो क्यू चार्ज एक्सलरेट होकर नेगेटिव प्लेट के साइड मूव करेगा क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर चार्ज एक्सलरेट होके वी प्लेट की तरफ जा रहा है इस वोल्टेज के अप्लाई होने से। तो इस वोल्टेज को बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। मैं नाम लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कर रहा है उसको यहाँ पे मूव करने में हेल्प कर रहा है। सो चार्ज इज गोइंग फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी accelerating due to the voltage and this is called accelerating potential. अब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ ए से बी जाते समय एक्सलरेट करेगा, सो चार्ज पार्टिकल कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है ये बैटरी टोटल जितना भी वर्क डन करेगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। सो बैटरी कितना वर्क डन करेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी के थ्रू होने वाला वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस V मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q।
V मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q। हमने चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में किया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाएगा और ये वर्क डन चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो बच्चों अब इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम ऊपर सेकंड इक्वेशन में पुट करके डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर सेकंड इक्वेशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कैलकुलेट हुई हुई है। सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई 2m k अंडर रूट, ये फॉर्मूला था। इसमें k की वैल्यू को पुट करना है हमें। k इज इक्वल टू 2m/qv under the root. So this become equation number 4 and it is de Broglie wavelength in terms of the accelerating potential. So it is called de Broglie wavelength in terms of accelerating potential, where V is called accelerating potential. ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटिंग बाय पोटेंशियल V। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated by potential V। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बाय पोटेंशियल V। अभी जैसे मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ पोटेंशियल के टर्म्स में निकाला और यहाँ फॉर्मूला आ रहा है H इज इक्वल टू 2m/qv। तो अगर मुझे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी हो, जैसे इस टॉपिक में है कि हमें स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना है, H की वैल्यू को पुट करना है विच इज 6.63 10⁻⁻34। हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू को पुट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और हमें यहाँ पे मास को पुट करना है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31 kg। ये तीनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय अंडर द रूट V। यानी मैंने H को, M को और Q को, ये तीनों वेरिएबल्स को पुट कर दिए और सिर्फ मेरा V रह गया। V क्वेश्चन में गिवन होगा अलग अलग केसेस में। तो इलेक्ट्रॉन की, स्पेशली सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जब उसे V वोल्टेज से एक्सलरेट करेंगे तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ये फिफ्थ फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय रूट V, वेयर V इज कॉल्ड एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। इसके बाद आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ molecules moving due to thermal energy, moving due to thermal energy। अब जब मॉलिक्यूल्स कुछ थर्मल एनर्जी से मूव करते हैं तो उनके मोशन से भी उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा, जिसे हमें यहाँ पर डेराइव करना है एक्सप्रेशन को। देखो बच्चों, लैम्डा की वैल्यू, डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हमने निकाल ली है, वो है H/2m/k अंडर द रूट। ठीक है, इसी में हमें चेंजेस करके थर्मल एनर्जी के लिए निकालना है। अब देखो, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स अगर मोशन में है थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं कुछ थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी का मतलब है हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी of the surrounding gives kinetic energy to the molecules due to which the molecules move here.
सो हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि जितनी हीट एनर्जी सराउंडिंग में होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो हीट एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब हीट एनर्जी कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला 11th फिजिक्स में आता था 3/2 kBT, where kb is called Boltzmann constant, Boltzmann constant, and capital T is called absolute temperature, absolute temperature। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन, ये हमें लेना होगा। तो हम इस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ले लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नाउ 3/2 kBT। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज h बाय 3/2 h बाय अंडर द रूट 2mk, k की वैल्यू है बच्चों 3/2 kBT, 2 से 2 कैंसिल होगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 3m kBT अंडर द रूट, ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ टेम्परेचर की टर्म्स में डेराइव हो जाएगी, यानी थर्मल एनर्जी की टर्म्स में कैपिटल टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो यहीं तक ये टॉपिक है बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ का। एक बार इस टॉपिक को समराइज करते हैं और जो जो फॉर्मूलाज हमने डेराइव किए उनको नोट कर लेते हैं एक बार दोबारा। सो देखिए, सबसे पहले मूविंग मैटर्स हैव डुअल कैरेक्टर, दैट कॉन्सेप्ट गिवन बाय डी ब्रोगली, एंड द वेवलेंथ ऑफ मूविंग मैटर इज गिवन बाय फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स h by p। p is momentum and it is given m into v। तो अगर न्यूमेरिकल्स में पार्टिकल का मास और वेलोसिटी गिवन है और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा। सेकंड, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज h by 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। इसमें m पार्टिकल का मास है और k काइनेटिक एनर्जी है। थर्ड, लैम्डा इक्वल्स टू h by 2m qv अंडर द रूट। तो यहाँ पे m मास है, q चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, q चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पार्टिकल का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा और हमें उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी। फोर्थ इज डी ब्रोगली wavelength of electron, especially for electron when electron is accelerated by some potential difference which is v, then its de Broglie wavelength is lambda equals to 1.227 nanometer divided by root v, where v is called accelerating potential. Fifth formula is lambda equals to h divided by 3m kBT. So this is the formula of de Broglie wavelength when some molecule of the mass m accelerated due to thermal velocity due to temperature, that temperature is capital T and kb is called Boltzmann constant। तो हमें ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। सो इन टोटल ये हमारे फॉर्मूलाज सारे यूज होंगे, ये 5 फॉर्मूलाज डी ब्रोगली के ऊपर बेस्ड। तो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, डुअल नेचर से रिलेटेड, और ये 5 फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इन 5 फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करिए, बुक में से रीड करिए और इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और इनको नोट करके कल नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करिए ये टॉपिक, और कल हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स।